बहुत स्वागत है अंकित जी आपका। नमस्कार मैम, नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत सी बधाई आपको। आपने पिछले पॉडकास्ट में मेरे बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां की जिन पे उस समय तो यकीन करना मुश्किल था, पर बाद में वो सब सटीक बैठी। चाहे वो केजरीवाल की हो, चाहे वो युद्ध को लेके आपने कहा था, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की आपने बात कही थी, नीतीश कुमार की बात कही थी, जो अलग ढंग से ही सही लेकिन ठीक बैठी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अब उम्मीद मैं कर रही हूँ कि आज हम जो पॉडकास्ट करने वाले हैं इसकी भी भविष्यवाणियां जो आप करेंगे वो जरूर सटीक बैठेगी। बिल्कुल। आगे मैं बढ़ूं उसके पहले तो मुझे ये बताएं कि आज आपके पिटारे में मेरे व्यूवर्स के लिए कोई उपाय है? देखिए, व्यूवर्स के लिए क्या होता है कि उनके जीवन की जो समस्याएं हैं उनका अंत होना चाहिए। चाहे वो घर लेना चाह रहे हो, मकान लेना चाह रहे हो, जो भी पाना चाह रहे हो। तो देखिए, मैं रेमेडीज हालांकि बहुत कम देता हूँ, एक ही याद देता हूँ। लास्ट टाइम आपके यहाँ मैंने कहा था कि जो रेमेडीज चिल्लाते हैं मैं उनको एक अल्टीमेट रेमेडी दूंगा, तो मैंने दी विष्णु सहस्त्रम। हजारों लोगों की लाइफ में चेंजेस आया है। आज फिर मैं कहता हूं कि जो लोग रेमेडी चिल्लाते हैं, आज फिर मैं उनको एक ऐसी अल्टीमेट रेमेडी दूंगा कि जहां पर उनके जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। और मैं गारंटी लेता हूं फिर इस बार भी 3 महीने के अंदर वो रेमेडी आपको असर करेगी। बस अपना पुरुषार्थ करते रहिएगा और ये रेमेडी से आपको रिजल्ट जरूर आएगा। इसको हम लास्ट के लिए रखते हैं। ठीक है, डन। और जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि 3 महीने के अंदर वो रेमेडी काम करेगी, तो मुझे लगता है उस कॉन्फिडेंस पे व्यूवर्स को भी जरूर यकीन करना चाहिए। देखिए, कॉन्फिडेंस शालिनी जी आता कहाँ से? कॉन्फिडेंस आता है कि वो चीज़ आपने अपने ऊपर की हो। मैं नीम करोली बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग उनके साथ कनेक्ट होते हैं, मैं जब से कनेक्ट हुआ हूँ, उन्होंने मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। तो सबसे पहले तो जितने लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, तो ये समझिए कि ये पॉडकास्ट अगर आपके पास पहुंच रहा है तो आप पर ये नीम करोली बाबा की ब्लेसिंग्स आ रही है। कमेंट में जाके जय श्री राम और नीम करोली बाबा की जय लिखिए। फिर आप इतना ही लिख देते हैं तो आपका जीवन आज यहीं से बदलना शुरू हो जाएगा। शानदार, बहुत बढ़िया। लेकिन जब हम नव संवत्सर की बात करते हैं अंकित जी, और हम ये सुनते हैं कि नया संवत्सर 2083 रौद्र नाम का है। रौद्र, तो हमें लगता है कि शिव का ये तो वो स्वरूप है जो सबको डराने वाला है, जो सब बदल देता है, उथल पुथल कर देता है। तो क्या जब ये रौद्र नाम का संवत्सर आ रहा है तो वो ही शिव का रौद्र रूप दिखाएगा क्या? बिल्कुल ठीक बात है शालिनी जी। जब आपका 19 मार्च से नव संवत्सर शुरू हो रहा है तो रौद्र आपका संवत्सर है और जो इस वर्ष के राजा है वो बृहस्पति है। अब रौद्र का मतलब ही होता है किसी चीज़ की एक्सट्रीम पोजीशन। लगभग हर 60 साल के बाद ये रिपीट होता है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना चाहता हूँ। मैं डेटा पर बात करता हूँ। जब आप मुझसे पूछ रहे कि इस बार क्या होगा, तो हम 60 साल पीछे जाएंगे कि 60 साल पहले क्या हुआ था, यानी 1965 के आसपास। आपने भारत पाकिस्तान की वॉर देखी थी, चाइना वॉर, या इंदिरा गांधी का केंद्रीय राजनीति में आना और बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन। उससे 60 साल पीछे जाते हैं हम तो 1905 के आसपास का समय आता है। तो यहाँ पर फिर बंगाल का विभाजन और बहुत सारे आपके स्वदेशी मूवमेंट, यानी एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है नेचर के थ्रू, प्रकृति के थ्रू। प्रकृति अपने आप को बदल रही होती है और शिव जब रौद्र रूप में आते हैं तो वो शिव को बोला गया डिस्ट्रक्शन, विनाश के कारक है। जीओडी हम बोलते हैं ना, तो आपके जो गॉड वर्ड है, तो इसमें आपके जो ब्रह्मा है ये जनरेटर है, जो ओ आता है वर्ड, ये विष्णु ऑपरेटर है, और डी ये डिस्ट्रॉयर, यानी समाप्त करके फिर नए तरीके से सृजन करते हैं। तो रौद्र संवत्सर में आपका नए सृजन का वर्ष है। अब देखिए, सृजन की पहली शर्त ये होती है कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही, पुरानी चीज़ें चली आ रही, पुरानी सत्ताएं स्थापित है, उनको बदल के एक नया ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो वर्ष है ये आपको काफ़ी बड़े परिवर्तन और चेंजेस दिखाएगा। जियोपॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में, आने वाले आगामी इलेक्शंस में, या आम जीवन के जीवन में क्या प्रभाव पड़ना ये आप देखेंगे आने वाले रौद्र संवत्सर में। तो चीज़ें क्या होगी, काफ़ी उथल पुथल भरा रहने वाला आपका ये समय। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस टाइम आप अपने आप को बैलेंस रखें, आने वाले समय के लिए तैयार रखें। थोड़ा सा जब चीज़ें नई बन रही होती हैं, तो जब पुरानी चीज़ टूटती है तो तकलीफ परेशानी आती है। तो ये रौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा आम लोगों को अपने जीवन में भी। गोल्ड मेडलिस्ट आप हैं ज्योतिष में, और वो जब आप बातें बोलते हैं तो वो वजन समझ में भी आता है, क्योंकि आपने कहा कि चीज़ें बदलती हैं। तो अगर हम चुनावों के साथ ही शुरुआत कर लें, बंगाल के साथ, चीज़ें बदलने का तो फिर अर्थ होता है कि भैया बंगाल में तो इतने दिन से दीदी का राज है, तो क्या ममता दीदी का राज खत्म होने वाला है?
देखिए, एस्ट्रोलॉजी में क्या चाहिए होता है, मैं एक रिसर्चर मानता हूँ अपने आप को एस्ट्रोलॉजी को, और स्टूडेंट, तो मुझे चाहिए होते डेटा। ममता बनर्जी तो मेरे पास चार्ट दिखाने आई नहीं है, ईश्वर से चाहूँगा आए, तो अभी तक तो आई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उनका जो आधिकारिक डेटा है वो हम कहाँ से लेंगे। आपको अगर किसी के विषय में जानना है तो आप उसकी गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट्स पे जाके देखेंगे, या जो उनके डॉक्यूमेंट्स में है। तो हम यहाँ पर फिलहाल क्या डेटा उनका कहाँ पर क्या है, हम इधर ना जाके जो ऑफिशियल साइट पर डेटा पड़ा हुआ है, जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर की जो साइट है उसमें जो डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को मैं बेस लेता हूँ, और उस डेटा के हिसाब से वो है 5 जनवरी 1955 कोलकाता का बर्थ है। इसके हिसाब से जब हम चार्ट बनाते हैं, और ये मैं आपके यहाँ बोल चुका हूँ, उसको थोड़ा सा और आज खोल देते हैं। हाँ। मेष लग्न की कुंडली बनती है, नवमांश इसके अकॉर्डिंग फिर से मेष लग्न का बनेगा। तो इस टर्म को एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है वर्गोत्तम लग्न होना। ये व्यक्ति को स्ट्रेंथ देता है। लग्न लॉर्ड जो मंगल है उनके राशि तुल्य नवमांश के अकॉर्डिंग पराक्रमांश में है। तो आपने देखा उनके पराक्रम में, तो मुझे लगता है वो एक अकेली महिला है जो पूरी बीजेपी और उसकी सरकार के सामने एक निर्भीक होकर खड़ी है, जो करना है कर लो, ठीक है। तो पराक्रम में कोई कमी नहीं। शनि उनके सप्तम भाव में उच्च का बैठा है। अब यहाँ पर हम देखें अगर, तो शनि की महादशा उनकी 2007 से चल रही है, अगस्त से, और इस वर्ष वो शनि की महादशा 26 में समाप्त हो रही है, अगस्त के आसपास 19 ईयर की होती है। एस्ट्रोलॉजी में इस टर्म को यूज़ किया जाता है दशा छिद्र की अवस्था, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की अवस्था। इसको मैं हमेशा अपने जो ऑडियंस या लोगों को ऐसे समझाता हूँ, जब दशा छिद्र की अवस्था आती है, यानी कि बड़ी महादशा खत्म हो रही होती है, नई महादशा शुरू हो रही होती है, तो बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में हैं और 8 बजा है, तो नर्स की जब शिफ्टिंग होती है ना, तो जो जा रही होती है नाइट वाली, वो कहती है कि अब अगली वाली आके आपको ड्रिप चढ़ाएंगे, मैं अपना वो करूँ। और जो नई आती है वो ये कहती है कि अभी तो मैं आई हूँ, पहले ड्यूटी ज्वाइन कर लूँ, ये कर लूँ दुनिया भर का, उसके बाद फिर मैं आपका करूँगी। तो यहाँ पर कुछ काम कर नहीं होता, और दशा छिद्र की अवस्था है। डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद जेमिनी राशि एस्ट्रोलॉजी में भी धनु राशि की दशा चल रही है, जो परिवर्तन या चेंज को दिखाती है। तो मैं इस डेटा के हिसाब से 101% कॉन्फिडेंट हूँ, ममता बनर्जी बंगाल में रिपीट नहीं करेंगी। और बंगाल में बीजेपी की जो कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली, अब चूंकि वहाँ कोई फेस नहीं है हमारे पास, तो हम बीजेपी की कुंडली देखेंगे, तो कंपेयर देन टू ममता बनर्जी, कंपेयर देन टू टीएमसी कुंडली, बीजेपी की जो कुंडली है मुझे थोड़ी सी स्ट्रांग और मजबूत दिखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अंतोगत्वा बीजेपी वहाँ अपनी सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। ममता बनर्जी का जो चार्ट है, एस्ट्रोलॉजिकली जो हमने डेटा लिया है, उस पर काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो बंगाल में हम केसरिया ध्वज लहराते हुए देखेंगे। राम यात्रा या जो रामनवमी की यात्रा, वो भव्य यात्राएं होते देखेंगे। और बीजेपी का अगर यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो एक भव्य हिंदू और हिंदुत्व की वहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन है, जो वहाँ पर हमने देखी है कि काफ़ी दबाया गया है। और एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ दूँ, वहाँ जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट डालते हैं रोहिंग्या मुसलमान। तो मंगल की दशा भारत की भी चल रही है। तो भारत की दशा को देख के मैं बोलूँ, जैसे जितने भी अवैध कब्जे हैं भूमि पर, या अवैध लोग हमारी भूमि पर रह रहे हैं, ये सब खदेड़े जाएंगे हर जगह से। आपने देखा जैसे मंगल की दशा शुरू हुई सितंबर 2025 में, उसी के आसपास से लगभग आपका जो SIR का प्रोविजन वो शुरू हो गया। भाई आप अवैध तरीके से यहाँ हो वहाँ हो। तो मैं एक चीज़ तो कॉन्फिडेंट हूँ कि वहाँ पर एक तरीके से भारत के लिए भी अच्छा रहेगा कि जो अवैध प्रवासी रह रहे हैं या जो रह रहे हैं और डिस्टर्ब करें, वो जाएंगे, और इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। बंगाल को लेके मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंट हूँ कि ममता बनर्जी नहीं रिपीट कर रही है। बीजेपी वहाँ पर अपना परचम लहराएगी। केसरिया कह लीजिए, भगवा कह लीजिए, बंगाल में जो भगवा की लहर है वो आपको देखने को मिलेगी इस चुनाव में। लेकिन काफ़ी उथल पुथल भी दिखेगी, क्योंकि ममता दीदी का जो मंगल है, लग्न लॉर्ड, इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी आसानी से, तो वो बोलते हैं ना कि एकदम ऐसा मामला हो जाना है कि बिल्कुल ही आपने, जैसे आपका अरविंद केजरीवाल वाला मामला हो गया दिल्ली में, कि एक तरफा साफ कर दिया था आपने केजरीवाल को। हाँ। तो इतना तो मैं कहूँगा कि आप ममता बनर्जी को लास्ट मोमेंट तक लड़ते देखेंगे, कांटे की टक्कर होते हुए देखेंगे। न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप मैच की तरह नहीं, ये इंडिया इंग्लैंड का जो पीछे वाला आपने मैच देखा था ना, 253 के बाद भी हम कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे थे। एक नो बॉल अगर उस दिन पड़ जाती तो इंडिया बाहर हो जाता। तो यहाँ पर ममता बनर्जी की ओवरऑल जो पर्सनैलिटी, वो इतनी आसानी से सरेंडर करने वाली नहीं है कि बीजेपी उन्हें अपने तामझाम में फंसा ले और एक तरफा जीत ले कि भाई प्रचंड बहुमत मिला। बड़ी कांटे की फाइट रहने वाली है इस डेटा के अकॉर्डिंग। और ममता बनर्जी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही अपने चुनाव में जीतने के लिए मैं कहूँगा कि जो राजनीतिक मर्यादाएं होती हैं उनको तार तार कर देंगी।
यहाँ पर आप कई राजनीतिक मर्यादाओं को टूटते हुए देखेंगे इस चुनाव को जीतने के लिए। काफ़ी उथल पुथल, काफ़ी परिवर्तन, और एक तरीके से जीतने के लिए बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, दोनों पक्षों को लगा देना। तो एक कांटे की और ज़बरदस्त टक्कर मिलने को दिख रही है। इसका परिणाम जनता को लेकर नेगेटिव होगा। जनता त्रस्त हो सकती है इस परिवर्तन से। इनकी जो लड़ाई झगड़े हैं इन दोनों लोगों के, इससे कहीं ना कहीं जो चुनाव वो हिंसात्मक माहौल में जा सकता है, या बड़े पैमाने पर यहाँ पर सांप्रदायिक या रिलीजन जो चीज़ें हैं उनको लेके एक्टिवेट किया जाएगा। हाँ। जिससे कि वोट का पोलराइजेशन हो। ये हिंसा तो बंगाल में हमेशा ही होती है चुनावों में, और इस बार आप कह रहे हैं कि क्या वो पिछले हर बार से ज्यादा रौद्र रूप में दिखाई देने वाली है? रौद्र, आपने वर्ड ही बोल दिया, रौद्र। हाँ। चुनाव रौद्र संवत्सर में ही हो रहा है आपका। तो यहाँ जो चीजें होंगी, कोई आदमी यहाँ पर इस वर्ष जो भी काम कर रहा है वो आसानी से चीज़ों को सरेंडर नहीं करेगा। चीज़ें एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगी, लास्ट मोमेंट तक जाएंगी, जहाँ पर आपको बोलते हैं ना कांटे की टक्कर। तो यहाँ मैंने एक वर्ड ये भी यूज़ किया है कि राजनीतिक मर्यादाओं का तार तार हो जाना। यहाँ पर किसी भी पार्टी को, मुझे लगता है, या कोई भी व्यक्ति को किसी तरीके की जो राजनीतिक जो होती है ना कि सम्मान किसी व्यक्ति के लिए, वो नहीं रह जाएगा। और बहुत बड़े पैमाने पर अनएथिकल चीज़ों को भी यूज़ किया जाएगा जीतने के लिए, और दोनों पक्षों द्वारा किया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी का जो पलड़ा है वो कांटे की टक्कर देंगी 5 जनवरी 1955 के हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं वो अंत में उनको जो बोलते हैं ना कि मैं कहूँगा हारना नहीं, वीर गति को प्राप्त होना। अच्छा, योद्धा उसको कहते हैं जो लास्ट मैदान तक में डटा रहे। तो मैं ममता जी के लिए सम्मानजनक शब्द यूज करूंगा, वीर गति। जब युद्ध स्थल पर कोई व्यक्ति अपनी वीरता की एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है और सब कुछ झोंक देता है, उसके बाद अगर वो हार रहा है तो उसको हार नहीं कहते, उसको कहते हैं वीर गति को प्राप्त होना। मैं व्यूवर से चाहूंगी कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लोग चाहते हैं कि बंगाल में बीजेपी आए, और कितने लोग ममता दीदी को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वो कमेंट में मुझे जरूर बताओ। हालांकि इसके साथ ये डिस्क्लेमर भी अंकित जी ने दिया है कि ये 5 जनवरी 1955 के जन्म के हिसाब से ये भविष्य फल यहाँ पर दिया जा रहा है। अब अगर डेट ऑफ बर्थ ममता बनर्जी की कुछ और है तो वो उनको ही पता है और किसी को मालूम नहीं। हम एक इसमें अपील कर देते हैं। हाँ। जिन लोगों को एक्यूरेट डेट पता है, क्योंकि कई लोगों को पता हो सकती है, तो वो शालिनी जी के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम उस पर रिसर्च करेंगे कि उनको लगता है कि ये डेट नहीं है। हाँ। और आपको लगता है कि आपके पास कोई ओरिजिनल डेटा आप निकाल के ले आए तिलिस्म ममता जी के यहाँ से। हाँ। तो प्लीज आप इस पॉडकास्ट में ये उस डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करें। आप अलग से उसके ऊपर रिसर्च करके हमें वीडियो देंगे बना के। बिल्कुल, मैं अलग से बना के बढ़िया। ये तो फिर जो ममता दीदी के प्लीज कमेंट कीजिएगा आप कि ये ओरिजिनल डेट बर्थ है, ये टाइम है, आप मुझे दीजिएगा। हम रिसर्च करके फिर इस पॉडकास्ट पे उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, डन। अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि पोलराइजेशन का जिक्र हमने किया ही है, और हम असम की अगर बात करें और खास करके हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर हम बात करें, तो उनकी भी जो छवि है वो हिंदुत्ववादी है, और यही कहा जाता है कि वो भी पोलराइजेशन वाली ही राजनीति करते हैं। तो क्या असम में भी वही तस्वीर दिख रही है जो बंगाल में है? क्या असम में भी वो रौद्र रूप दिखाई देने वाला है? और क्या असम में भी आपके कैलकुलेशन के हिसाब से बंगाल बीजेपी का है तो असम भी क्या बीजेपी का होने वाला है? देखिए, मैं जब भी कुछ चीज़ें बोलता हूँ, मेरा ये मानना है, और मेरा सबसे रिक्वेस्ट भी रहती है, जो एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मेरे प्रेडिक्शंस करते हैं देश दुनिया में क्या होने वाला है, तो उसका एक बेस होता है। ठीक है, जैसे कि असम में हम अगर असम का इंडिपेंडेंट चार्ट देखें, जब कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, बीजेपी की कुंडली को लगाएं जो मिथुन लग्न की कुंडली है, हेमंत बिस्वा शर्मा की कुंडली लगाएं, तो इन कुंडली के अकॉर्डिंग, हालांकि लोग बोलेंगे मैं बीजेपी के फेवर में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं केवल वही बोलूँगा जो मुझे डेटा दिखता है। और मैं पूरी तरीके से आसाम के मामले को लेकर आश्वस्त हूँ, उनके डेटा को लेकर, बीजेपी के चार्ट्स को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कि आसाम में जो हेमंता जी हैं वो रिपीट करेंगे और बीजेपी काफ़ी अच्छे मार्जिन से वहाँ पर आपको सरकार बनाते हुए दिखेगी, या हेमंत जी का आपको वहाँ पर दोबारा रिपीट होते हुए जरूर दिखेगा, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो ये इस साल वाले तो मुझे लगता है 2 जो सबसे महत्वपूर्ण चुनावी राज्य थे, होने वाले हैं। हाँ, उन पर हमने चर्चा कर ली। अब क्योंकि चुनावी राज्यों की ही बात हो रही है, तो अगर 27 में उत्तर प्रदेश है उस पर बात कर लें तो फिर आगे दूसरी जगह बढ़ा जाए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश वो जगह है जो राजनीति में कहा जाता है जहाँ से प्रधानमंत्री की कुर्सी निकलती है। हाँ। भारत के सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होकर निकलते हैं। मोदी जी भी चाहे गुजरात के हो, लेकिन सीट उन्हें बनारस की लेनी पड़ती है, क्योंकि जो केंद्र की सत्ता का गलियारा है वो उत्तर प्रदेश है। हाँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2027 में चुनाव है। मैं आपको बिल्कुल कंफर्म होकर बोलता हूँ, 2027 के चुनाव में एक तो बीजेपी की विजय मुझे होती हुई दिखती है, वो रिपीट करेगी। हो सकता है सीटें कुछ कम ज़्यादा हो, लेकिन जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है 202 के आसपास, वहाँ पर वहाँ बड़ी आसानी से पहुँचती दिखती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला जो
चीज़ हो सकती है और मैं इस पर अभी भी अडिग हूँ, वहाँ नेतृत्व परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। या तो चुनाव से 1-2 महीने पहले या कुछ महीने पहले, या चुनाव के ठीक नीतीश कुमार जी की तरह आपका चुनाव के 2-3 महीने बाद अचानक। कई बार पार्टियां करती कि लास्ट मोमेंट पे फेस चेंज नहीं करती है, तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 2-3 महीने के बाद। तो योगी आदित्यनाथ अब आपको उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं दिखते हैं। ये परिवर्तन चुनाव से कुछ महीने पहले या ज़्यादा संभावना चुनाव के 2-3 महीने बाद। मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं और उसका रिजल्ट आ जाएगा मार्च अप्रैल में। तो हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर रखा है कि योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे जरूर। ऐसे सर्कमटेंसेस होंगे, केंद्र सरकार में बड़े परिवर्तन होंगे, बड़े चेंजेस होंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ महीने के बाद वो, खासकर मुझे मई जून के बाद से 2027 में भारत की राजनीति में प्रवेश करते हुए दिखते हैं। भारत की राजनीति में उनका एक अहम योगदान रहने वाला है। और मैं देखिए व्यक्तिगत मैं भी एक इंसान हूँ, भगवान राम का भक्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसी ध्वज पताका मोदी जी ने अयोध्या में लहराई है, मेरी प्रेडिक्शन भी है और मेरी प्रार्थना भी है कि योगी जी यही ध्वज पताका मथुरा और काशी में लहराएं और पूरा विश्व उसको देखे। और इस सनातन का जो एक्सट्रीम पोजीशन है, ये के.एन. राव सर का मैसेज हूँ, उन्होंने भी बहुत पहले कहा था भारत में हिंदुत्व तो लौटेगा, भारत में ये अयोध्या मस्जिद बनेगी। 20-25 साल पहले की उनकी अयोध्या मस्जिद हटेगी, वहाँ मंदिर बनेगा। ये सब हो चुकी हैं। उसी का मैं एक्सट्रीम लेवल बता रहा हूँ। मथुरा काशी में भी आपने देखा ना वो दृश्य, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी राम की, जहाँ पर हर भारतीय की आंखें नम होंगी, तो वहाँ पर आपने वो दृश्य देखा है। तो आप भी मथुरा काशी में भी ये जो डेस्टिनी ने काम दिया है, ये योगी आदित्यनाथ को दिया है और ये योगी आदित्यनाथ आपको करते हुए दिखेंगे। सनातन की जो परचम है, जो आने वाले विश्व में, आने वाले दुनिया देश में इसका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मैं फिर से चाहती हूँ आपसे पूछना कि अयोध्या में जो हुआ वो मोदी जी की गवर्नमेंट के टाइम हुआ। आप ये कह रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो काशी और मथुरा में जो परिवर्तन होगा वो योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में होगा। योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में होगा। ये जो मैं ये अभी एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि बीजेपी की सरकार कहीं नहीं जा रही। 2029 तक जो चल रही है केंद्र की, मैंने कहा नेतृत्व परिवर्तन, तो नेतृत्व परिवर्तन वहाँ पर मोदी जी का मुझे शिफ्टिंग दिखती है अचानक, ग्रेसफुल रिटायरमेंट। जैसे मैंने नीतीश जी के लिए बोल दिया था नहीं है राजयोग तो नहीं होगा, क्या ही कर लोगे आप। 14 नवंबर को बन जाते हैं सीएम, लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मुझे भी लगता है कि जो पर विश्वास करते हैं मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं 14 नवंबर की दोपहर को ही वीडियो शूट करके डालता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके प्रारब्ध में नहीं है, डेस्टिनी उसको कंफर्म नहीं कर रही है, तो फ्री विल की लिमिट तो होती है, थोड़ा बहुत आप उसको ले सकते हैं जो चीज़, लेकिन आपके प्रारब्ध में नहीं लिखी है, समय समाप्त हो चुका है, वो आपके जाएगी। आप देखिए हो गया ग्रेसफुल रिटायरमेंट कहूँगा मैं नीतीश कुमार जी का। ये अब आपको ऐसा मुझे ना राष्ट्रपति कोई इनको बना देंगे, ना उपराष्ट्रपति की जगह भी खाली है, तो ये ग्रेसफुल रिटायरमेंट है। तो ये जो मोदी जी का ये भी ग्रेसफुल रिटायरमेंट होगा। ऐसी सर्कमटेंसेस बनेंगे कि आपको छोड़ना पड़ेगा पद और योगी जी बैठे और योगी जी को आना पड़ेगा। अगर आपको सरकार चाहिए 2029 में बीजेपी की रिपीट, हालांकि बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी, लेकिन उस रिपीट के लिए ये जो कॉम्बिनेशन चेंज होना है, ये डेस्टिनी का जो कॉम्बिनेशन मुझे चेंज होते हुए दिखता है। मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत शुभ समाचार है। मैं योगी जी की, मोदी जी की भी बहुत प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और मुझे योगी जी से और ज़्यादा आशाएं हैं। हालांकि 2029 तक हम अभी आपके बहुत से और पॉडकास्ट कर लेंगे अंकित जी, बिल्कुल मैम। तो तब तक अगर ग्रह परिवर्तन कुछ होने वाला है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है और दिल्ली का प्रेडिक्शन आपका बिल्कुल ठीक बैठा था अरविंद केजरीवाल का, अभी पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जी जान से वो जुटे हुए हैं चुनाव के लिए। क्या रहने वाला है 27 में पंजाब में? देखिए, जब हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम आप पार्टी पर आते हैं। आप पर जाते हैं तो एक ही चेहरा है वहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है वो अरविंद केजरीवाल। उनके जो स्टार पोजीशन से उनका इम्पैक्ट आता है। तो हमने तो शायद दिसंबर 2024 में जब आपके साथ बैठे थे, दिल्ली इलेक्शन से बोल दिया था इनका टाइम खराब शुरू हो चुका है, ये जेल भी जाएंगे, ये चुनाव भी हारेंगे। मतलब एक तरीके से भी मुझे उनका 29 तक समय अच्छा तो दिखता नहीं है। और वो बड़ा सरप्राइजिंग था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उस समय ये सोच पाना कि अरविंद केजरीवाल नहीं रिपीट हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी का इतना बुरा हाल होगा। वो पार्टी जिसने क्लीन स्वीप किया हो लगातार 2 बार, उसका खुद का ये हश्र होगा, मेरे लिए सोचना बहुत मुश्किल था। और वो लेकिन हुआ, ज्योतिषी आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप इसको अभी पंजाब इलेक्शंस में होते हुए देखेंगे, उसका इम्पैक्ट ये होगा पंजाब इलेक्शन में कि मुझे पंजाब में 2027 में हालांकि इलेक्शन है वहाँ पर,
चूंकि केजरीवाल का डाउनफॉल चल रहा है और इनका जो प्रभाव है अभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इनको राउस कोर्ट से इनको राहत मिल गई है, तो ये बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी। फिर कुछ ना कुछ होना है, ये लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंसेंगे, इनके जेल जाने की संभावनाएं दोबारा भी प्रबल होंगी। फिलहाल चुनाव में ये जो अपना होता है ना आभा मंडल, जिससे हम चुनाव जीतते हैं किसी व्यक्ति के, तो प्लानिटरी जो आभा मंडल है इनके साथ काम नहीं है। ये 2027 में पंजाब भी गवा देंगे अपने हाथों से। और अभी देखिए 2029 तक आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम रहने वाला है। और यहाँ पर इनका डाउनफॉल का जो ट्रेंड है वो चल रहा है। देखिए कर्म हमेशा वापस आते हैं। अब इनके जैसे भी कर्म रहे हो लौट कर वापस आ रहे हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, कि हम पॉलिटिकल उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि की महादशा, सिंह लग्न का होना, शनि का आपका नीच का होके आपका नवम भाव में बैठना, 12वें भाव के साथ कनेक्शन होना, जैसी दशा शुरू हुई 12वां और छठे का कनेक्शन था, रोग रिपोर्ट और जेल चले गए। अभी वो चल रहा है, अभी कुछ टला नहीं है। ये मोमेंट्री होता है ना कि ट्रांजिट या कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म जो प्रोमिसेस है काम तो उन्हीं से चलेगा ना। तो वो तो मुझे नहीं दिख रहे हैं कि चुनाव जिता ले जाएं, ये फिर से कोई बड़े 1-2 साल में बड़े राष्ट्रीय नेता बन जाए, कोई स्टेट जीत ले, बिल्कुल नहीं। डाउनफॉल। आप क्यों पंजाब का जब प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो उसमें भगवंत मान की कुंडली नहीं देख रहे, आम आदमी पार्टी की कुंडली नहीं देख रहे, ये जानते हुए भी कि पंजाब में तो अगर चुनाव जीतती भी है आप तो भी अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, फिर भी क्यों अरविंद केजरीवाल की कुंडली देखकर पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रेडिक्शन करना? देखिए हर पार्टी के लिए एक फेस होता है। जैसे बीजेपी के लिए अगर हम देखें तो जो वोट विनिंग कोई कैंडिडेट है, वो चाहे किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो, आप मोदी जी का अगर नाम जा रहा किसी उसमें जा रहे हैं और मोदी जी का जब तक प्रभाव रहा, वो जिस स्टेट में गए वो चुनाव जिता के आए हैं। जहाँ चुनाव बीजेपी कभी भी नहीं जीती वहाँ भी जीती। तो एक आभा मंडल का प्रभाव तो होता है, एक व्यक्ति जो रूल कर रहा है। सपोज मैं ही हूँ और मैं कोई कंपनी खोल लूँ तो उसमें काम तो बहुत सारे लोग करेंगे, कोई मैनेजर होगा, कोई एडवाइजर होगा, लेकिन उसी में आपका एक मैं हूँगा जो ऑनर हूँगा। सबसे ज़्यादा जो प्लानिटरी इम्पैक्ट आएगा मेरा आएगा कि मेरा कालखंड क्या बता रहा है, मेरे जो किए गए प्रयास हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि पंजाब इलेक्शन हो केजरीवाल कोई कंट्रीब्यूट ना करे, केवल भगवंत मान बेस्ड इलेक्शन हो, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। तो आप पार्टी का मैंने डेटा लिया जब उसकी संरचना या गठन हुआ था, प्लस आम आदमी पार्टी का। तो यहाँ पर आप और हम पॉलिटिकल समझ में देखें तो भगवंत मान की जगह आज अरविंद केजरीवाल के प्रभाव की वजह से वोट मिलते हैं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का चार्ट क्या कह रहा है, उसको दोनों को मर्ज करें तो यहाँ पर मुझे नहीं रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। बंगाल की जब हमने बात की तो आपने कहा कि क्योंकि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है इसलिए बीजेपी की कुंडली से हम बताते हैं कि बंगाल में क्या होगा। तो क्या पंजाब में भी आप बीजेपी की कुंडली देख के बताएंगे और कांग्रेस के किसी नेता की कुंडली देख के बताएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं आ रही है ये तो समझ में आ गया, पर आ रहा कौन है? अब देखिए इसमें हमें 2 चार्ट्स देखने चाहिए। वहाँ पर लोकल पार्टीज़ का मुझे जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा दिखता है। देखिए अगर हम पॉलिटिकली भी देखें तो बीजेपी कभी वहाँ डायरेक्ट मेजोरिटी में आई नहीं है। हाँ। तो यहाँ पर मुझे कोई ना कोई अलायंस बीजेपी के साथ जिनके साथ वो करते हैं, अकाली या जिनके साथ भी करते हैं, मुझे इतनी राजनीतिक जानकारी नहीं है। हालांकि फुल मेजॉरिटी में तो नहीं आएगी बीजेपी, सीएम किसी लोकल पार्टी के थ्रू ही जाना चाहिए, लेकिन ये कि बीजेपी उस गवर्नमेंट में शामिल हो सकती है। बीजेपी के साथ से जैसे हमने पीछे देखा गवर्नमेंट आपको बनती हुई दिखेगी। हाँ, कांग्रेस के बारे में मैं एक चीज़ आपको जरूर बता दूँ। कई लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि साहब कांग्रेस का भी बताओ आप। तो कांग्रेस की जो हम कुंडली लेते हैं वो वाली नहीं लेते जब कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी। हम कांग्रेस की कुंडली लेते हैं जब कांग्रेस आई बनी थी, ठीक है, यानी इंदिरा कांग्रेस। उस कुंडली के अकॉर्डिंग जब हम डेटा करते हैं, और राव सर भी बहुत पहले बोल चुके हैं, मैं फिर से उसी को रिपीट कर दूं, कांग्रेस का जो भविष्य वो बहुत शुभ नहीं है। कांग्रेस का स्प्लिट होना हो सकता है कि जो राहुल गांधी वाली कांग्रेस या सोनिया गांधी वाली कांग्रेस आप बोल रही हैं, इसका आपको आने वाले टाइम में विभाजन दिख जाए, एक और पार्ट में कांग्रेस टूटती हुई दिख जाए। जैसे कि आपने 1979 में देखा था कामरेड और इंदिरा जी का जो रहा था, तो इंदिरा जी ने इंदिरा आई अपनी बना के एक नई तरीके से सत्ता सरकार का शुरू किया था। तो यहाँ पर कांग्रेस का भविष्य तो बहुत उज्ज्वल नहीं है। राहुल गांधी का मुझे कोई बहुत पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं दिखता है, और कांग्रेस को लेकर मैं आश्वस्त हूँ कि ये डाउनफॉल की ओर है। लेकिन जो मेजर प्रेडिक्शन है कांग्रेस की, और ये आप शायद अगले 1 साल के अंदर देख सकते हैं, 1.5 साल के अंदर, कि कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा और कांग्रेस का एक नया विभाजन होगा। जैसे कि मैं आपसे कुछ दिन पहले कहता कि शिवसेना का विभाजन हो जाएगा तो कोई नहीं मानता। हाँ।
झंडा चला जाएगा उनके हाथ से, चुनाव चिन्ह चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी कहूँगा कि कुछ बड़े नेता यहाँ पर कदम उठाएंगे और ठीक भी है। और कांग्रेस में ये स्प्लिट या विभाजन आपको आने वाले समय में भारतीय राजनीति में देखने को मिलेगा। हालांकि बीते कुछ सालों में तो मुझे लगता है कि पार्टी स्प्लिट होना इतना कॉमन हो गया है। वो हमने रामविलास पासवान से लेके शरद पवार की पार्टी से लेके एनसीपी, शिवसेना से लेके पता नहीं कितने उदाहरण देख लिए। और कांग्रेस तो कई बार टूटी है और नई पार्टियां बनी हैं। ये जरूर मुझे लगता है चौंकाने वाला, कांग्रेस में से कुछ नेताओं का चले जाना, एक नई कांग्रेस पार्टी का गठन करना। हाँ। और यहाँ पर राहुल गांधी की कुंडली को हम अगर देखें तो आने वाले समय में हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो इनका चिन्ह है ये भी इनसे छिन जाए। गॉड। और ये अंकित जी, पीछे जितनी भी पार्टियां टूटी है ना, हमने देखा है कि असल जो बड़ा नेता था उसके पास से चुनाव चिन्ह छिटक के हमेशा दूसरे ही के पास गया है। मैं यहाँ वहाँ से कांग्रेस का थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है अपवर्ड्स शुरू होगा। तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल दूँ कि एक तो कांग्रेस का स्प्लिट होना, और ये जो गांधी फैमिली है इससे एक जो चुनाव चिन्ह है पंजा, ये छिन जाना, ये आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। अब ये बिना पंजा के या कैसे क्या काम करेंगे, मुझे तो बहुत ज़्यादा इनका राजनीतिक फ्यूचर दिखता नहीं है। हाँ, जो एक अलग कांग्रेस पार्टी का गठन होगा, जब गठन होगा उसका, उस डेट को हम जरूर उसकी कुंडली बनाएंगे और उस कुंडली के हिसाब से देखेंगे कि ये जो नई कांग्रेस बनी है ये क्या करेगी भारतीय राजनीति में। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है अंकित जी। मैं इसलिए भी बताऊं, मैंने हाल में मुमताज़ पटेल का जब इंटरव्यू किया, अहमद पटेल की बेटी, तो उन्होंने भी क्लियरली बोला कि गांधी परिवार के अलावा कोई कांग्रेस चला पाएगा ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। लीडर बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के पास हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि गांधी परिवार एक ग्लू की तरह है जो कांग्रेस को जोड़ के रखता है। अब आप कह रहे हैं कि उस ग्लू के हाथ से असल पंजा चला जाएगा, उस ग्लू के बिना कांग्रेस हो जाएगी, एक नई कांग्रेस बन जाएगी, तो ये तो हैरान करने वाली बात है। चलिए मैं आपको ज़्यादा और उसको टाइम लाइन भी मैं दे देता हूँ, आपको अगले 1 साल के भीतर ही होते हुए दिख जाएगा। जब मार्च में बैठे, अगले मार्च अप्रैल तक आप हमारे साथ जरूर पॉडकास्ट करते हुए देखेंगे, जब कांग्रेस का विभाजन हो चुका होगा, कांग्रेस से जो पंजे वाला चुनाव चिन्ह वो जा चुका होगा, एक नई कांग्रेस का गठन होगा, तब हम उसके चार्ट पे इसी टाइम मार्च के महीने में 27 में बात करेंगे। ऐसी कोई खबर भी आई ना अंकित जी, र्यूमर भी अगर आता हुआ दिखाई दिया और उस पर चैनल्स ने चर्चा करनी भी शुरू की, तो उसी दिन मैं आपको बुला के और पहला पॉडकास्ट करने वाली हूँ कि ये तो हो गया अंकित जी। ये तय है इसका विभाजन होना। समय भी मैंने 1 महीना बताया है, 1 साल बताया है, प्लस माइनस 2-4 महीने ऊपर नीचे हो, लेकिन मुझे मार्च अप्रैल 2027 से मई जून ये काफ़ी बड़े परिवर्तन होने भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति के आभा मंडल में बड़े चेहरों को ओझल होना है, कुछ नए चेहरों को आना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है। ये जो 26, 27, 28 चल रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो समय चल रहा है काफ़ी परिवर्तन का समय है। चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, देखिए हर टर्म ही होता है, पद्म पुराण में रोहिणी सकट भेदन का रेफरेंस है, वो भी आने वाला है। उसका जब भी प्रभाव आता है व्यक्ति और राजनीति और विश्व परिदृश्य में बड़े परिवर्तन होते हैं। तो ये सब क्षेत्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर आपको होते हुए देखेंगे। जैसे अभी कुछ समय पहले अगर मैं कहता, कुछ वर्ष पहले आपसे, कि मायावती अपना राजनीतिक कैरियर खत्म कर चुकी है, बीएसपी डिलीट हो चुकी है भारतीय राजनीति से, कोई नहीं मानता। एक नया चेहरा उभर रहा है, आप देख रहे हैं भारतीय राजनीति में दलित वर्ग को लेके सबको, क्योंकि वोट बैंक खाली हुआ, सब खींचतान कर रहे हैं। तो मायावती के बारे में मैंने बताया था कि अपना राजनीतिक, जो मैंने 2-3 लोगों के विषय में बताया है, नीतीश कुमार, मायावती, ममता बनर्जी और 27 में आपका मोदी जी। एक होता है ना राजनीतिक आभा मंडल, ठीक है वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, मैंने प्रेडिक्शन कर रखी है, पॉलिटिकल इम्यूनिटी ले लेंगे वो, लेकिन होता है ना कि सक्रिय प्रभाव दिखना, तो वो मुझे इन नेताओं का, कम से कम 4 बड़े नेताओं का नहीं दिखता, जिसमें 2-3 का तो आप, 2 का तो हो ही चुका है, 2 का आप आने वाले समय में देख लेंगे। उसमें भी बहुत ज़्यादा समय बाकी बचा नहीं है, क्योंकि जैसे ही बंगाल इलेक्शन हुआ और अगर ये जन्म तिथि ठीक है ममता बनर्जी की और आपकी वो भविष्यवाणी ठीक हुई कि ममता बनर्जी तो दोबारा नहीं बन रही है मुख्यमंत्री, तो फिर अगले 5 साल के बाद क्या होता है बंगाल में, ममता दीदी रिपीट होती है नहीं होती है, तो लगता है उसमें भी बहुत समय बचा नहीं है बाकी। मेरे हिसाब से तो उनकी जो आयु है, जो शारीरिक या जो बीमारी वाली स्थिति हो, अगले 5 साल बाद के हम प्रेडिक्शन करें तो मुझे तो नहीं दिखता कि वो कोई रिपीट करेंगे, उस टाइम तक वो पॉलिटिक्स में रहेंगे, वो इसी साल डाउनफॉल की तरफ जाने लगेंगी। ठीक बात, लेकिन फिलहाल मैं चाहती हूँ कि कोई कांग्रेसी और कट्टर कांग्रेसी अगर पॉडकास्ट देख रहा है और वो राहुल गांधी तक, प्रियंका गांधी तक या सोनिया गांधी तक ये खबर पहुंचा सकता है कि जी बचा लो,
1 साल ही अब अगला बाकी बचा है, तो कुनबा बचा लो। ये खबर अगर आप वहां तक पहुंचा सकते हैं तो प्लीज पहुंचाइए, वायरल होगा। और अगर उन तक खुद क्लिप पहुंचेगी और ज्योतिष पर उनको यकीन होगा, अगर अब इन सब में अगर लगा हुआ है। दादी जी को तो बहुत यकीन था, इंदिरा गांधी जी को था, नाना जी को था, उन्होंने पूरे पॉलिटिकल आपके जब वो बंटवारा होना था सारे एस्ट्रोलॉजर बैठा दिए थे कि अच्छा मुहूर्त निकालो। हाँ। अब देखिए तभी भारत में लोकतंत्र स्थापित है। अष्टक वर्ग में 44 नंबर है भारत के, वृषभ लग्न की कुंडली। तो आज भी भारत की जो संप्रभुता है वो बरकरार है, जो डेमोक्रेसी वो कोलैप्स नहीं हुई। ठीक बात। तो ये कारण था एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव। भारत और पाकिस्तान का असल फर्क ही वही फर्क है। अब पाकिस्तान के जो लोग बात करते हैं क्यों स्प्लिट होता है, मैं रीजन बताता हूँ। उन्होंने कोई रूल फॉलो किया नहीं, जो करते भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, कुंडली बना ली, चर लगन की कुंडली बनानी, मेष लगन की, जहाँ मूवमेंट आपको हमेशा दिखता है। भारत का जो लग्न स्थिर है 2, 5, 8, 11, तो चीज़ें यहाँ पर स्थिरता है, ज़्यादा आपको परिवर्तन दिखते नहीं कि सरकारें जा रही हैं, आर्मी रूल आ रहा है। दूसरा, उन्होंने उनके 4th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट का इम्पैक्ट ज़्यादा है। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट कहता है कि अगर 4th हाउस में आपके ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट हो तो आपका जो घर है वो सेफ नहीं है, वो स्प्लिट होगा, टूटेगा। हम एक देख चुके हैं 1971 में, एक हम बहुत जल्द देख लेंगे। मैं आज आपके यहाँ से फिर एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और उसको नोट कर लीजिए। और मैं देखिए ऐसे ही करता हूँ, हाथ पटक के, और मैं वापस भी नहीं लेता कि मैं बाद में अगर गलत हो गई तो लीपा पोती कर दूँ, ये हो गया जी, वो हो गया जी। ये डेटा इस पे काम किया है और चैलेंज करता हूँ। जैसे ममता बनर्जी वाली मैं चैलेंज करता हूँ कि मैंने जो डेटा लिया है, और ओपन चैलेंज है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो भारतीय विद्या भवन से पढ़ा हो, के एन राव सर का शिष्य हो, या कोई भी जो अच्छी एस्ट्रोलॉजी जानता हो, वो अगर इसमें मुझे 10 कॉम्बिनेशन भी बता दे कि ममता बनर्जी जीत रही है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। और बताइए भाई, हम डेटा पे चलेंगे और जो समीकरण आ रहा है उसको बताएंगे। तो मैंने जो 5 जनवरी 1955 के डेटा पे बेस किए, मैं यहाँ आपके मंच से चैलेंज करता हूँ, उसमें कोई मुझे 10 कॉम्बिनेशन बता दे कि साहब आप गलत हो, इस डेटा के हिसाब से भी जीत रही है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी ही छोड़ दूंगा। और बताइए। बहुत बड़ी ये बात है, और ये वही कह सकता है जिसको ज्योतिष पर बड़ा यकीन हो, या जिसने बहुत मेहनत की हो, याद किए हो वो सारे मुझे लगता है सूत्र जिसे हम कहते हैं, क्योंकि उन सूत्रों के आधार पर ही ज्योतिष चलता है। लेकिन आपने ये कहा कि पाकिस्तान के फिर टुकड़े होंगे, एक हो चुका है और होगा। बिल्कुल होगा। देखिए, बलूच वाला आपको दिखता रहता है, ये तो मैं आपने इस साल देखा, लेकिन हम कितने साल से आपके यहाँ सबसे पहले बोला था कि 2027 से पहले मोदी जी 2-3 काम तो कर ही जाएंगे, उसमें बलूचिस्तान का सेटलमेंट करना है, जो हमने बांग्लादेश में किया था। आप ऑपरेशन सिंधु 2.0 का एक लेटेस्ट और सबसे बोलते हैं ना रौद्र वर्जन देखेंगे इस बार मई जून के बाद से। रौद्र वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई आप पर रहम नहीं होगा। यहाँ पर एक जो होता ना अंग्रेज लगाते थे, स्थायी बंदोबस्त कर देना किसी का, परमानेंट सेटलमेंट। इस बार आपको जब ऑपरेशन सिंधु 2.0 होगा, भारत पूरी तरीके से हावी रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है और ऐसा होगा कि आसिम मुनीर को आप 1971 के साथ की तरह भारतीय आर्मी चीफ के साथ किसी एग्रीमेंट पर आत्मसमर्पण पर साइन करते हुए देखेंगे, अपने लाखों सैनिकों के साथ, और बलूचिस्तान को एक अलग नए स्टेट या कंट्री के रूप में देखेंगे। और फिर से भारत के लिए ये भारत को काम दिया गया कि आपको इस तरीके से करना है डेस्टिनी में। तो आसिम मुनीर का वही आपको फोटो आप हम लोग देखते हैं ना, तो हमारा जो छाती है वो चौड़ी हो जाती है देख के, जब 71 में साइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आसिम मुनीर आपको 2026-27 के बीच में साइन करता हुआ दिखेगा एग्रीमेंट पे कि हमने सरेंडर कर दिया है। कराची लाहौर में तिरंगा लहरा चुका है, लेकिन भारत की नीति कभी भी किसी की जो संपत्ति उसका अतिग्रहण करना नहीं रहा। हमने पिछली बार भी अपनी उनको माफ़ कर दिया था, और हमारी ये नीति ये आगे भी रहने वाली है। तो ये पाकिस्तान की तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन जब 2.0 होगा और आपने कहा कि वो भी रौद्र रूप में होगा, तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था तो कहीं नहीं बिगड़ जाएगी, उससे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा वो जो विजन है कि हमें विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है वो डिले हो जाए, हम पटरी से उतर जाएं, ऐसा होगा? जी, यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल भी है, व्यवहारिक भी है। प्रैक्टिकल व्यवहारिक ये है कि जब युद्ध होते हैं तो देश में आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगाती है, कार्य क्षेत्रों में प्रभाव आता है। ये रहा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। हम जाते हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट पे। भारत में देखिए अभी जो दशा चल रही है, मंगल और राहु का प्रभाव चल रहा है, राहु के बाद जुपिटर आएगा। तो ये जो दो चीज़ें आपको दिखती हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस तो दिखते हैं कि कुछ ना कुछ भारत सरकार आर्थिक नीतियों को लेकर बड़े कदम उठाएगी।
और कहीं ना कहीं जो करेंसी है या जो आपका जो मुद्रा है, कई बार अवमूल्यन हो जाता है मुद्रा का, आप समझती हैं। हाँ। तो वो कई बार गवर्नमेंट उसके लिए कुछ सख्त कदम उठाती है, या जो फाइनेंशियल क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए। तो 2026 में ही आपको आर्थिक नीतियों को लेकर सरकार के बड़े कदम उठाते हुए देखेंगे। और एक प्रेडिक्शन जो मैं बार बार कहता हूँ, हालांकि मैं इसको कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहता हूँ, कोई मैं इसमें ये नहीं करना चाहता हूँ कि जनता परेशान हो जाए, लेकिन भारत सरकार 500 जैसे जो बड़े नोट हैं इनको बंद करके एक डिजिटलीकरण करना, एक पेपर करेंसी को बंद करके एक डिजिटल करेंसी का यहाँ पर शुरुआत करना, ये आपको दिखना शुरू होगा 26 में ही दिखेगा। खासकर मैं अक्टूबर नवंबर के बाद से इस पर आपको इसका प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। हालांकि एक जैसे मोदी जी ने 2000 का नोट में भी नोटबंदी नहीं की थी, तो इसको हम नोटबंदी वर्ड तो यूज़ नहीं करेंगे। हम ये यूज़ कर सकते हैं कि इसको कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए आपके ये जो 500 का नोट है वैलिड रहेगा, और उसके बाद हम फिजिकल करेंसी की जगह डिजिटल करेंसी में लेन देन करेंगे। हालांकि आपको उतना ही कठिन लग रहा होगा सुनने में, दर्शकों को भी लग रहा होगा कि जब हमने 2017 में कहा था कि हम आपका नोटबंदी कर रहे हैं और सारा हम ऑनलाइन पेमेंट पे जा रहे हैं, तो आप देखिए आज हम बैठे हैं, तो अगर हमें 10 रुपये भी किसी को देने हैं, तो आज मैं आया हूँ, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, केवल एक फ़ोन है। तो मुझे इस पे भरोसा है कि मुझे अगर रिक्शे वाले को 10 रुपये देने हैं, मुझे किसी को 5 रुपये देने हैं, तो उसके पास QR कोड होगा ज़रूर। आज पूरे हिंदुस्तान में 90% लोगों के पास QR कोड होता है उनके फ़ोन के थ्रू। तो इसी तरीके से आप देखेंगे ये जो समय है डिजिटल करेंसी का समय है। भारत में मंगल और राहु का प्रभाव है। मंगल जो भारत का है 2nd हाउस में है, आर्द्रा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु जितनी भी डिजिटल चीज़ें होती हैं, चाहे आप हम बात कर रहे हैं ये भी राहु है, जो भी कैमरे से संबंधित काम है या जहाँ पर भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो सब राहु है। अब राहु का प्रभाव है AI, यानी आज हम बैठे बातें कर रहे हैं लेकिन कई लोग हमारी बातें सुन रहे होंगे AI के थ्रू। जो चीज़ नहीं दिख रही है लेकिन उसका इम्पैक्ट है वो राहु है। तो ये जो समय है, जैसे कि वर्षेश भी राजा हैं इस हिंदू नववर्ष के, तो ज्ञान का वर्ष है, यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, ये एलिमिनेशन का वर्ष है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं धर्म के क्षेत्र में, शनि जब से आए हैं गुरु की राशि में मीन में, वहाँ से धर्म के क्षेत्र में मैं ज्योतिष में भी कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में भी कहता हूँ, मैं बड़ी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ 2026 में आपको बड़े बड़े लोगों के जो धर्म में गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश होते हुए देखेंगे, उनके बारे में कोई बड़ा स्कैंडल्स आते हुए आप देखेंगे। और एस्ट्रोलॉजी में भी जो लोग बदनाम कर रहे हैं उनका डाउनफॉल है। अभी भी संभल जाएं, सही एस्ट्रोलॉजी करें, सही जानकारी दें, केवल घटिया पब्लिसिटी के लिए नेगेटिव प्रेडिक्शन न दें। जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कब फोड़ देते हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इंडिया हारेगी। आज इंडिया जीत गई ना, तो वो क्या जवाब देंगे? वो फिर लीपापोती कर देंगे कि मैंने ये कहा था वो कहा था। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का काम है लीपापोती नहीं करना। अगर ठीक है, ये मैं मानता हूँ कोई व्यक्ति ब्रह्मा नहीं हो सकता, मैं जो बोल रहा हूँ 100 में 100 बातें सही हो जाएं, तो मैं अंकित अग्निहोत्री नहीं, मैं बन जाऊँगा देवराहा बाबा। फिर शालिनी जी के यहाँ नहीं आऊँगा मैं, शालिनी जी आएंगी इलाहाबाद के तट पर, जहाँ मैं ऊंचा सा मचान करके बैठाऊंगा और दूर से हाथ जोड़ेंगे, मर्जी, और मैं 5 मिनट का समय दूंगा और इतना बोल दूंगा कि शालिनी जी ये आपके साथ होगा, जाइए, खत्म। तो वो देवराहा बाबा तो नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी आपकी एक्यूरेसी 80 to 90% है किसी प्रोफेशन में। तो आई थिंक आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट हैं उस प्रोफेशन में। डॉक्टर है, किसी डॉक्टर के 100% ऑपरेशन सफल नहीं हो सकते। आपका बेसिक सही होना चाहिए। अब डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन गलत हो गया है, कोई बात नहीं, मतलब ऑपरेशन का रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, लेकिन आपने जो बेसिक रूल तो फॉलो किए थे, जो कर सकते जितना आपने पढ़ा था। क्योंकि इसी तरह के वकील का प्रोफेशन है, आपने बेसिक रूल लगा। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी है, गलत हो सही हो वो छोड़ दीजिए आप, लेकिन आप जब बात कर रहे हैं तो आपके पास एक डेटा होना चाहिए। उस डेटा को थोड़ा सा आप शेयर भी कीजिए लोगों के साथ, कि जो लोग जानते हैं वो उसको कनेक्ट कर सके कि आप जो बोल रहे हो। मैं अनायास ही बोल दूँ कि सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दो या आपकी फ्लाइट क्रैश होगी, क्यों होगी? आप बताओ ना। इंडिया वर्ल्ड कप हारेगी, क्यों हारेगी? इंडिया में तो मंगल की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, उसके हिसाब से तो उसको जीतना ही चाहिए था। तो एस्ट्रोलॉजिकली तो आपने बोला ही नहीं है, अगर मैं बोलूँ तो ठीक है। तो ये बेस मैं कहता हूँ हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। और देखिए, परिणाम चाहे कुछ भी आए, मैं कहता हूँ कि वो विधि के हाथ में है। सब कुछ तो सच नहीं हो सकता, तो इस हिसाब से आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए। ठीक बात है। हालांकि मैं इस भविष्यवाणी से बहुत खुश हूँ। आपने कहा कि बहुत से ऐसे ज्योतिषी जो हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे, जो कुछ भी ऊट-पटांग बोलते हैं। तो ज्योतिष के लिए तो अंकित जी ये बड़ी बढ़िया भविष्यवाणी है। एलिमिनेशन के समय की जो ज्ञान है, जिनके पास वो सस्टेन करें, जिनके पास सिद्धियां हैं, जिनको कान में कोई आके बताता है, उन सबको देखिए जनता का विश्वास उनसे हट जाएगा। कितने दिन आप बेवकूफ़ बना लोगे किसी को?
भाई जब मैं किसी नॉलेज बेस पे काम कर रहा हूँ तो उसकी सही होने की संभावना है 80 से 90% है। आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कह रहे हैं क्या? मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विषय में अगर कहूँ तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ, ठीक है हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, सनातन के लिए करे, बहुत अच्छी बात है। हाँ। ये दावा मत करें कि वो पर्चा पढ़ के किसी का भविष्य बता सकते, ये टोटल झूठ है, टोटल बकवास है। सनातन के लिए आप पद यात्रा निकालिए, मैं आपके जो पद है चरण उनको धोऊंगा कि मैं भी बहुत बड़ा सनातनी हूँ। लेकिन अब उन्होंने शायद बंद कर दिया मुझे लग रहा है पर्चा निकालना, क्योंकि वो उन्हें शायद वही कहना चाहिए कि जो इमीडिएट आपको बहुत जल्दी पब्लिसिटी चाहिए होती है तो आपको ऐसे उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं। पर्चा निकालने की अगर बात होती तो फिर मुझे लगता है कि उन्हें कोई ऐसी प्रेडिक्शंस करनी चाहिए थी जो देश दुनिया के लिए लाभदायक होती। और किसी व्यक्ति को कोई कान में आके बताता है, कोई प्रेरणा आती, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं उसको मानता हूँ सिद्ध पुरुष। जिस व्यक्ति का कनेक्शन ईश्वर के साथ हो जाएगा उसको पाना दुर्लभ हो जाएगा। मैं कहूँगा आप उसको ऐसे नहीं पाओगे कि आप कुछ पैसे से, मैं हर बार बोलता हूँ जो सिद्ध है वो साध्य नहीं। जिस पैसे को आपने, जिस व्यक्ति को आपने पैसे से और पावर से पा लिया वो सिद्ध नहीं है। आज मैं अपने आप को सिद्ध बोलूँ, मुझे कोई पीएमओ से फोन आ जाए, मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, मुझे उठ के जाना पड़ता है, मुझे भी तो रहना है इसी दुनिया में। हाँ, तो मैं सिद्ध नहीं हूँ भाई, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। बहुत बड़े लोगों के फोन आते हैं कि वो साहब आपको बुला रहे हैं, मिलने बुला रहे हैं, आप आ जाइए, तो हमें जाना पड़ता है। अगर मैं सिद्ध होता तो मैं बेफरवा रहता, बोल दो नहीं आएंगे, मिलना खुद आए। ठीक बात। आपने कहा कि ऐसे लोग तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लोग बाहर करना चाहते हैं, उनमें से एक नाम है ट्रम्प साहब का। वो कब किस समय क्या कर रहे हैं वो मुझे लगता है उनको भी नहीं मालूम होता है। वो रात में सोते हैं, वो नहीं जानते सुबह उठ के मैं क्या करने वाला हूँ। तो पहला तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा ट्रम्प साहब की कुंडली अगर आपने देखी है तो समझाइए कि क्या उनके ग्रह योग ही ऐसे हैं कि कुछ भी पागलों की तरह वो बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे। देखिए ट्रम्प की कुंडली बात करेंगे, फिर मैं डेटा शेयर करूंगा जिससे कि जो लोग जानते हैं वो कनेक्ट कर सके मेरी बात को। 14 जून 1946 का डेटा लेते हैं, न्यूयॉर्क का बर्थ लेते हैं उनका। यहाँ पर जो कुंडली बनती है, सिंह लगन की कुंडली बनती है। सूर्य और चंद्रमा किसी व्यक्ति की कुंडली में सबसे मेन प्लानेट होते हैं। जैसे राव सर कहते थे कि आपकी कुंडली में 3 ट्राइपॉड है, लग्न, सूर्य, चंद्रमा। अगर ये 3 स्ट्रांग हो गए तो बाकी आपका जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि लग्न को वो कहते हैं तो इंजन होता है किसी रेलगाड़ी का, अगर वो वीक है तो फिर आपके जो बाकी डब्बे हैं वो भी खड़खड़ाते रहेंगे जीवन भर। तो कहते थे लग्न आपका मजबूत हो जाए, आपका सूर्य मजबूत हो जाए, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाए, तो आपको इस जीवन में वो व्यक्ति कुछ ना कुछ बड़ा करेगा जरूर। दुर्भाग्यवश इनका लग्न तो ठीक है, इनका सूर्य और चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा खासकर पीड़ित है, निधनांश में है। वो पीड़ित चंद्रमा क्या कहता है कि वो स्थिर नहीं रहने देता, सनकपना जिसको कहते हैं ना, डिक्टेटरशिप होना, वो उनके अंदर है। निर्भीक भी है, मंगल लग्न में बैठा है तो डरते भी नहीं है। अब जब आपकी जो साहस है या पराक्रम है उसमें ज्ञान का अभाव हो जाए तो आप बन जाते हैं तानाशाह, आप बन जाते हैं विनाशकारी। जब आपके साहस पराक्रम में ज्ञान भी जुड़ जाए तब आप योद्धा बनते हैं या महान व्यक्ति बनते हैं। ट्रम्प जी के साथ मैं एक चीज़ पहले ही कह दूं, ये भी प्रेडिक्शन मैं इसलिए रिपीट करता हूँ, लोग याद रखें। जब मई 2024 या मार्च अप्रैल 2024 में हमने प्रेडिक्शन कर दी थी, ये भी डेटा आपको मिल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को आपके राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तो उसके बाद अचानक कुछ सरकमटेंसेस हुए, किसी रेप केस में, सेक्स स्कैंडल में नाम आया, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं वो करेंगे, अब बोल दिया है तो करेंगे, वो रिपीट हुए। लेकिन उसी दिन ये भी बोला था जिस दिन ही आएंगे पूरी दुनिया उथल पुथल कर देंगे। हाँ, मुझे याद है आपने मेरे पॉडकास्ट में भी कहा था। तो ये आते ही उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया है। हाँ। तो एक चीज़ तो ये रहने वाली है कि उथल पुथल जारी रहने वाली है। इस उथल पुथल में कोई भी आपको रिलैक्सेशन देने वाले नहीं है। जैसे हम लोग गुडी लिस्ट बनाते हैं ना अपने लिए, टू डू लिस्ट ये करना है इस साल, तो उन्होंने ऐसी लिस्ट बनाई है, इसको बर्बाद कर देना है, वेनेजुएला क्रॉस, ईरान टिक, क्यूबा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ये वो दुनिया भर के उन्होंने लिस्ट बना रखी है। और ये 28 तक पूरी जनता को दुखी करते रहेंगे और ये वर्ल्ड वॉर के नायक होंगे। जैसे हर वर्ल्ड वॉर में कोई ना कोई नायक आता है, तो ये 3rd वर्ल्ड वॉर है ना, पहला वाला हिटलर, मुसोलिनी, इन सब ने अटैक किए थे। इस वर्ल्ड वॉर के जो कुख्यात विलेन है ये है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व को 3rd वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर पहुंचा दिया है। 3rd वर्ल्ड के ये मुख्य, आज से 50 साल बाद जब बच्चे पढ़ेंगे तो इसको जब विलेन का नाम पढ़ेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का पढ़ेंगे कि उन्होंने पूरे देश के इकोनॉमी को ख़राब किया, अमेरिका इनके टाइम में स्प्लिट भी हो जाएगा। कई स्टेट हैं जो बोलेंगी कि हमें रहना ही नहीं है ट्रंप के साथ। विद्रोह, बड़े जनजी आंदोलन, ट्रंप पर महाभियोग भी लगेगा। ट्रंप लेकिन उस महाभियोग से भी बच जाए। लेकिन यहाँ पर तीसरी बार तो वो नहीं आ रहे हैं, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो कर भी लेते हैं कि चलो यूएस में हम तीसरी बार भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। हाँ।
उसके बाद भी वो हार जाएंगे, करके देख लें, ठीक है। तो 28 तक तो झेलना पड़ेगा उन्हें। हाँ, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि 26 में खासकर मैं कहूँगा स्वास्थ्य कष्ट मुझे उनका दिखता है, और कोई उनको भी कोई लॉन्जिविटी को लेके कोई ना कोई गंभीर आपको प्रकरण सामने में आएगा। तो अगर किसी वजह से वो जीवित रह जाते हैं, बच जाते हैं, इस चीज़ को निकाल ले जाते हैं, जिनको हम कहते हैं मार्केश की दशाओं का आना या मृत्यु तुल्य कष्ट आना। तो मृत्यु तुल्य कष्ट तो मैं यहाँ जोड़ूंगा, ट्रम्प के मृत्यु तुल्य कष्ट है। हाँ, मृत्यु तुल्य कष्ट और मार्केश जैसी स्थितियाँ उनके चार्ट में इस टाइम बनी हुई। शनि अष्टम में गोचर कर रहा है उनके, और भी दशाओं अंतर दशाओं का जैमिनी से देखें तो मृत्यु तुल्य कष्ट मुझे या मार्केश जैसी स्थिति दिखती है। तो ये पागलपन हो सकता है, उस वजह से ये कर रहे हो। अगर ये निकाल ले जाते हैं, आयु को लेके मैं कोई प्रेडिक्शन देता नहीं हूँ किसी की, कोई एस्ट्रोलॉजी में ये बैन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर निकाल ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निकाल ले जाते तो यहाँ से फिर अमेरिका को आप एक नए स्टेट की तरफ देखेंगे। अमेरिका को लेके मैं ये जरूर कहूँगा कि वहाँ पर बड़े आंदोलन, ट्रम्प को अपने ही स्टेट में घिरते हुए, परेशान होते हुए, या बोलते ना खदेड़ना, वैसे आप वो सिचुएशंस देखेंगे। और अमेरिका का 2-3 स्टेट में स्प्लिट होना तय है। पाकिस्तान का स्प्लिट होना तय है, अमेरिका का स्प्लिट होना तय है। परिवर्तन, चेंज, और डेस्टिनी हमेशा कहती है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो आप देखिए अमेरिका ने कई स्टेट लीज पे ली थी, जैसे एक स्टेट का नाम मुझे याद नहीं, फ्रांस पे लीज पे ली थी कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, वो अलग होने के लिए बोल रही है। और कुछ स्टेट में और वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वहाँ पर ये चल रहा है आंदोलन कि हमें नहीं रहना इनके साथ, इनकी नीतियों के साथ। पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा संदेशा ट्रम्प साहब तक पहुंचे कि मृत्यु तुल्य कष्ट तो आपके ऊपर है, आप दुनिया को क्यों मृत्यु तुल्य कष्ट में डालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपकी जितनी भी नीतियां हैं उसका खामियाजा पूरा विश्व भुगत रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अमेरिकन के लिए मुसीबत बने हुए हैं, सभी के लिए बने हुए हैं। तो ऐसा राजा तो नहीं होना चाहिए कि उसका जो मृत्यु तुल्य कष्ट है वो जनता के लिए भी फिर मुसीबत मैंने कहा था ना कि राजा का जो प्रभाव है चार्ट में मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जरूर पड़ता है। अब अमेरिका को एक तरीके से, हालांकि एक वर्ड में इतना लेना नहीं चाहता लेकिन लेना पड़ेगा, अमेरिका को आप विश्व का राजा मानना पड़ेगा, क्योंकि वो रूल करता है। वो परमिशन दे रहा है भारत को कि आप 30 दिन का खरीद सकते हो, क्योंकि हमारी उसके साथ डील है। तो जब उस देश का व्यक्ति, जब उस देश के सर्वोच्च पद पर आएगा तो फिर उसकी नीतियां पूरे देश को, टैरिफ और ये वो दुनिया भर का ये करते जा रहे हैं। इनको भी खुद नहीं समझ में आ रहा कर क्या रहे हैं, कौन सी आसुरी शक्ति इनके पीछे लगी है।